नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करने जा रहे हैं हम न्यूज काउंटर पे। और न्यूज काउंटर की शुरुआत आज एक अंतरराष्ट्रीय खबर से करेंगे। युद्ध तबाह कर देने की धमकी और पाबंदी के बाद आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच डील फाइनल हो गई है और इसमें मुज्तबा विजेता नजर आ रहे हैं और अमेरिका पूरी दुनिया के सामने ईरान की शर्तों पर झुकता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है उसके तहत ईरान को $300 अरब का मुआवजा दिया जाएगा। ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका को हटाना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच 14 मुद्दों पर सहमति बन गई है। जो ट्रंप कहते थे कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, अब ईरान को अपना यूरेनियम सरेंडर करना होगा। समझौते की शर्त से लगता है कि ट्रंप ये दोनों मुद्दे छोड़ चुके हैं। तेहरान टाइम्स ने इस बाबत दावा किया है। संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। एनपीटी के तहत ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण लेबनान से लेकर इजरायली सेना भी पीछे हटेगी। साफ है कि ईरान के रणनीतिक के साथ साथ राजनयिक जंग भी जीतती नजर आ रही है। अमेरिका मुज्तबा की परमाणु जिद के आगे झुक गया है। एनरिच यूरेनियम ईरान में ही रहेगा और परमाणु प्रोग्राम पर अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। अब देखिए, अमेरिका और ईरान में हुए समझौते को कैसे दुनिया को फायदा होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ दो मुल्कों का युद्ध नहीं है। तेल हो, गैस की सप्लाई हो, इससे बढ़ेगा और दबाव थोड़ा रुकेगा। अब वो कैसे होगा? सस्ता क्रूड ऑयल मिल जाएगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। ये तमाम चीजें कही जा रही हैं और इसके इंपैक्ट भी आने वाले दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। अब मेन फीचर्स क्या होंगे इसके, वो जानिए। रुपया मजबूत होगा, भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, डॉलर की मांग घटेगी और रणनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो चाबहार प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। पश्चिम एशिया तक आसान होगा इसकी पहुंच को पहुंचाना और इसका असर सीधे तौर पर भारत पर भी दिखता नजर आ रहा है। अब अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। उन्होंने डील को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब टिकाऊ और अंतिम समझौते की उम्मीद है। इससे दुनिया में शांति बहाल होगी। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की उम्मीद है। संघर्ष से दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल है। युद्ध से कई देशों में जान माल का नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं। खबर क्या है? अयोध्या में क्या हुआ है? जो चंदा हुआ उसकी चोरी का आरोप लग रहा है और टीवी 9 की भारतवर्ष की पड़ताल दान के डकैतों की पहचान होने जा रही है। एसआईटी पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन अब इसी मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल ने देश की राजनीति और धार्मिक जगत में हलचल मचा कर रख दिया है। आरोप है कि राम मंदिर के दान पत्र में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी हुई है। नोटों की गिनती से जुड़े कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं और पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक कुछ कर्मचारियों से रकम की रिकवरी भी कर ली है। मामले में फिलहाल 5 लोग लवकुश, अवनीश, अनुकंप, करुणेश और रमाशंकर के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और बरामदगी भी इन्हीं की निशानदेही पर हुई है। कथित तौर पर इन लोगों ने चढ़ावे में धांधली की बात को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा खेल क्या सिर्फ 5 कर्मचारियों के बूते संभव था? दान राशि की गिनती के दौरान दूसरे कर्मचारी, पदाधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहते हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए का लगातार गायब होना और किसी को संदेह तक न होना कई नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। चढ़ावे में गबन की सच्चाई क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के जो किरदार हैं वो सामने आ गए, उनके चेहरे भी सामने आ गए हैं
उनके बारे में हम आपको अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। उन चेहरों के बारे में जान लीजिए, उन किरदारों के बारे में जानिए। सबसे पहले किरदार कितने हैं? इसमें 3 किरदारों की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। वो किरदार कौन से? थोड़ा फ्रेम क्लोज करिए। देखिए किरदार नंबर 1, लवकुश मिश्रा। कौन है ये? लवकुश मिश्रा अयोध्या के फकौली का ये रहने वाला बताया जाता है और लवकुश मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बहुत तेजी के साथ बदली है। दान पत्र की रकम को गिनने वाले लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी की गई है। लवकुश के घर में गोबर के ढेर में, सोचिए, गोबर के ढेर में और अलमारी से कैश की बरामदगी हुई है। एक मकान फैजाबाद में इसका बन रहा है, वो भी अब जांच के दायरे में आ गया है। दूसरा किरदार अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा कौन है? इसका भी मंदिर से जो कैश की काउंटिंग होती है उसमें इसकी भूमिका सामने आई है। 18 से लेकर 20,000 रुपए इसका मासिक वेतन था। अनुकल्प मिश्रा भी चढ़ावा गिनने वाली टीम का हिस्सा था। गांव में उसका फार्म हाउस है। अयोध्या में 65 लाख का उसने हाल ही में घर खरीदा है और अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में अनुकल्प मिश्रा का घर मौजूद है। तीसरा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अयोध्या में और लखनऊ में 50 करोड़ रुपए की, सोचिए, जिसके पास 50 करोड़ की चल अचल संपत्ति हो, 20,000 की नौकरी कर रहा। क्यों? क्योंकि ये तमाम संपत्ति उसकी जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ये सहयोगी बताया जाता है और उनका बहुत बड़ा करीबी है। टिन्नू का पासपोर्ट के पास, एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे मौजूद हैं। सोचिए, अयोध्या के अलग अलग 3 रेस्टोरेंट में रमाशंकर की साझेदारी की भी बात सामने आ रही है। अब देखिए, राम मंदिर की और भी कहानी, और भी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का अब हम रुख करने जा रहे हैं। जयपुर में अभिजीत दिपके पर हमला हो गया है। कॉकरोच पार्टी के संस्थापक पर हमला हुआ है। भीड़ ने अभिजीत दिपके को थप्पड़ मारा है। अभिजीत जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, पहले दिल्ली, फिर लखनऊ और अब जयपुर गए थे, लेकिन जयपुर में जनता उनके अगेंस्ट हो गई है। थप्पड़ मारने के बाद जो युवक हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। अभिजीत दिपके जो चर्चा में हैं, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं। 24 से 48 घंटे में कई मिलियन फॉलोअर्स सोशल मीडिया साइट्स पर इनके हो गए थे। ये एक विकल्प के तौर पर इन्हें देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस सोशल मीडिया पर मिला वैसा जनता के बीच नहीं मिल रहा है। पहले दिल्ली में फ्लॉप शो, फिर लखनऊ में और अब जयपुर में अभिजीत दिपके पर हमला हो गया है। ध्वज आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ध्वज, कहां पर यह कार्यक्रम था और हमला करने वालों की क्या पहचान हो गई है? क्यों हमला कर रहे थे? रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, कारण अभी पता नहीं पड़ा है, लेकिन जयपुर के शहीद स्मारक पर जब जो है कॉकरोच जनता पार्टी का एक जो प्रोटेस्ट है, राजस्थान भर से जो इनके फॉलोअर हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे थे। 3 बजे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। करीब 4 बजे के आसपास में जो इसके फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, ये मौके पर जब पहुंचे प्रदर्शन में, जब शामिल होने ये पहुंचे तो इनके समर्थकों ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया। अचानक से एक युवक आया और उसने थप्पड़ की बरसात इनके ऊपर शुरू कर दी और उसके बाद में जो और कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग थे उन्होंने तुरंत उस युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस युवक को पुलिस ने जो है पूरी तरीके से हिरासत में लिया। इससे पूछताछ की जा रही। कारण अभी सामने नहीं आ रहा, कौन ये युवक है इसके बारे में जानकारी अभी जो है सामने नहीं आई है। पुलिस फिलहाल अभी इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी घटना राजधानी जयपुर में, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की जो पिटाई हुई है, जमकर उनके ऊपर जो है थप्पड़ बरसाए गए, ये अपने आप में बड़ी घटना। हमला करने वालों में कितने लोग थे वो जानेंगे आपसे। फिलहाल तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिएगा, किस तरह से जयपुर में कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर भीड़ ने हमला बोल दिया। तो
तो ये कुछ और तस्वीरें आपको इस लाल घेरे में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट शर्ट में अभिजीत दीपके नजर आ रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के संस्थापक। पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली किया, लेकिन उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं, लखनऊ पहुंचे और अब जयपुर पार्टी के एक्सपेंशन और नीट जैसे बड़े मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां पर भीड़ में से एक ग्रुप ऐसा आया जो अभिजीत पर हमलावर हो गया। लगातार कई थप्पड़ों से उन पर हमला कर दिया गया और उसके बाद हमला करने वालों को भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ध्वज हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है कि हमला करने का कारण क्या था, क्यों नाराज थे वो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक से और हमला करने के पीछे मोटिव और इंटेंशन क्या था। लेकिन जबरदस्त हंगामा जयपुर में इस हमले के बाद देखने को मिल रहा है। एक तरफ उन पर हमला करने वाला ग्रुप और दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के सपोर्टर्स भी आमने सामने हो गए थे। एक बार फिर से ध्वज का रुख करते हैं। ध्वज, हमें भीड़ में दो तरह के लोग नजर आ रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो अभिजीत पर हमला कर रहा है और वो ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है जो अभिजीत के सपोर्टर्स हैं, वो हमलावरों पर भी हमला कर रहे हैं। तो इस तरह का क्योस वहां पर नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पर ये जो लोग थे, हालांकि 2 से 3 की संख्या इनकी बताई जा रही है। अभी जो जानकारी निकल कर है, पुलिस अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि ये कहीं ना कहीं बाहरी लोग थे और ये कौन लोग थे ये भी ये जो है इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। लेकिन ये बड़ी घटना है क्योंकि ये जिस तरीके से इनके फॉलोअर लगातार बढ़ रहे थे, जिस तरीके से इनके जो फॉलोअर जो साथ में थे, जैसे ही अभिजीत को ऊपर जो कंधे पर बिठाया गया, फॉलोअर ने जैसे ही बिठाया गया, अचानक से ताबड़तोड़, क्योंकि जिस तरीके थप्पड़ों की बरसात, यानी कि प्री प्लानिंग पूरी तरीके से हो सकता था। और मात्र ये 2 घंटे की परमिशन पुलिस के द्वारा दी गई थी। ये भी कहा गया था कि 800 से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं जो इनके जो फॉलोवर हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे और उसके साथ साथ डीजे की अनुमति नहीं थी। ये जो लोग हैं इनकी जो है जो जिसने थप्पड़ मारा उसकी जो लोग थे, यानी कि और जो लोग थे उन्होंने ध्वज यही है कि अभिजीत दीपके पर हमला हुआ है, बड़ी भीड़ थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, हमलावरों की पहचान की जा रही है, मोटिव और इंटेंशन, हमले के पीछे कारण क्या था ये जानने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया ध्वज इस जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, एक एक अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वापस लौटते हैं, वापस राम मंदिर की खबर जिसकी डिटेल्स हम आपको बता रहे थे और कैसे राम मंदिर के चढ़ावे में लूट का पूरा सच और उनके किरदार के बारे में हम आपको बता रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा का पूरा विवाद क्या है, जो 3 किरदार थे पहले हमने आपको उसके बारे में बताया। अब यह विवाद क्या है वो जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक किसी दानदाता के द्वारा लगभग 3 करोड़ की राशि दान की गई। जब राशि की गिनती की गई तब उसमें कुछ रकम कम पाई गई और रकम के गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पर पदाधिकारियों में नोक-झोंक भी हुई। पूरे मामले की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को दी गई। टीम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर में बैठक की और इसके बाद जानकारी ली है। अब राम मंदिर के चढ़ावे में धांधली के किरदार लवकुश और अनुकल्प के घर पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। देखिए टीवी9 के एक्सक्लूसिव पड़ताल में कैसा है घर उनका और कैसे वो लूट के किरदारों के रूप में सामने आ रहे हैं। ये मकान आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है वो लवकुश का है, जो कि अयोध्या राम मंदिर परिसर में कैश काउंटिंग का काम करते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा रही है पूरे इस मामले में, जो कि दान पात्र में पैसों की गड़बड़ी का जो मामला है उसमें पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर भी टीम पहुँची थी और टीम पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ बरामदगी भी, कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने घर की तलाशी भी ली। घर की तलाशी लेने के बाद यहाँ से कैश भी बरामद हुआ और उसकी जो संख्या है वो लाखों में बताई जा रही है, यानी कि 5 से 10 लाख रुपए तक का कैश जो है वो भी यहाँ से बरामद हुआ। ये लवकुश के पिता ने भी ये बात कही है। ये अनुकल्प मिश्रा का घर है जो कि अयोध्या के कौशलपुरी में स्थित है। अनुकल्प मिश्रा भी उन तमाम आरोपियों की लिस्ट में है जो कि राम मंदिर में चढ़ावे के पैसों में जो गड़बड़ी आई है सामने, जो चोरी की बात हो रही है, आरोप लग रहे हैं, उसमें शामिल है। पूरा जो ये प्रकरण अयोध्या राम मंदिर में
दान के पैसों में चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच जो है तमाम लोगों तक पहुंची और अनुकल्प मिश्रा उस टीम का नेतृत्व करते थे। उसके हेड बताए जाते हैं जो कि कैश काउंटिंग और कैश के रख रखाव का काम एक जगह से दूसरे स्थान पर रखने का काम किया करते थे। इसलिए ये जांच निश्चित तौर पर उनसे भी पूछताछ उनसे भी की जाएगी और उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। लवकुश और अनुकल्प के घर से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने यह रिपोर्ट भेजी। अब आपको रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का घर दिखाने जा रहे हैं। यह आलिशान घर देखिए। यह टिन्नू यादव का घर है। जो शख्स कभी ऑटो चलाता था वो आज करोड़ों का मालिक है। हॉस्टल है उसके, होटल्स में हिस्सेदारी है। रमाशंकर यादव राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बहुत ज्यादा करीबी माना जा रहा है और करोड़ों की संपत्ति इसके पास होने का शक जताया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो आरोप सुनिए। राम जी के दरबार में चोरी करवाने वाले लोग एक दो लोग नहीं हैं, ये बड़ा रैकेट है इसके पीछे, एक स्कैंडल काम कर रहा है। ये कौन से लोग हैं कि बिना कुछ किए अरबपति खरबपति हैं। इस चोरी को आप जब पीछे जाएंगे 89 में, तब से ये चोरी हो रही है और इस चोरी में एक दो किरदार नहीं है, कई लोग हैं, बड़े लोग हैं। अब इस विवाद की चर्चा पूरे देश में है, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग पूरे मामले पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। वो सुनिए। बैंक के ही लोग आते थे, काउंटिंग करते थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। लेकिन अगर मुझे संदेह होता कि कुछ हेरा फेरी है या कुछ चोरी हो रही है तो उस पर ज़्यादा दृष्टि रखता। ये संभावना थी नहीं, इसलिए वो जो भी कह रहे हैं, लापरवाही कहिए या जो विश्वास कहिए, वो उसी में ये लोगों ने गड़बड़ी कर दी। श्री राम जन्मभूमि न्यास और स्टेट बैंक जो दान पात्र का गणना करता है हुंडी का, तो उस दृष्टि से ऑडिट कर रहे थे। बीच में भ्रम फैल गया, लोगों के भ्रम को दूर करना, इसलिए ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि इसका सही जांच होना चाहिए। राज्य सरकार ने 12-15 घंटे में हमारा विनती को स्वीकार करते हुए एसआईटी का गठन किया। 3 लोगों का बेंच उन्होंने घोषित कर दिया। इसलिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम सभी दृष्टि से सहयोग करेंगे। चढ़ावे की रकम में चोरी, ये श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ है और इसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच बिठाई है और ये एसआईटी की जांच किन अफसरों के हवाले की गई है, जरा वो समझिए। आईएएस विजय विश्वास पंत, ये लखनऊ के कमिश्नर हैं, ये इसका मुख्य चेहरा होंगे। इसके अलावा दूसरा चेहरा किरण शिव कुमार, ये आईपीएस अधिकारी हैं और आईजी हैं लखनऊ रेंज में। तीसरा नील रतन कुमार, ये भी आईएएस अधिकारी हैं और ये वित्त विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए और साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग है। इससे पहले यूपी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। ये एसआईटी टीम वित्तीय प्रक्रिया की जांच करेगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस पूरे विवाद के बाद अब तक मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं है। अखिलेश यादव ने चुटकी ली है, क्या कुछ कह रहे हैं चढ़ावे की रकम पर चोरी और सरकार के एसआईटी की जांच पर, वो सुनिए जरा। कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु
उसका विश्वास हम जीत पाएंगे। पूरी तरह पूछताछ कराएंगे जी, करेंगे नहीं करा देंगे सब। बहुत दुखद है जो भी हुआ, उसमें कौन कौन है, क्या पता क्या है, कौन कौन चोर है, कौन कौन साहू है। श्री राम जन्मभूमि बंधन आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे। उस समय भी इन लोगों ने चंदा चंदा करके बदनाम करना चाहा। उनका असली गुस्सा श्री राम जन्मभूमि से है और वो तुष्टिकरण के लिए किसी न किसी इसको कोई ना कोई षड्यंत्र कुछ लोग करते रहते। ये सिर्फ मंदिर के चढ़ावे का ही बात नहीं है, ये लोगों के, श्रद्धालुओं के, भक्तों के आस्था का भी विषय है। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए और वो भी अदालत की देखरेख में होनी चाहिए। अखिलेश जी हुआ गए नहीं, 500 साल संघर्ष के बाद वो मंदिर बना भगवान राम का, उसका विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का मकसद है विपक्ष का विरोध करना। इसमें जांच की शुरुआत हो गई है और जो भी दोषी होंगे इसके अंदर, बहुत बड़ी श्रद्धा का मामला ही है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और इसको हम जांच अंत तक जाएगी। आस्था पर चोट है। शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पूरी व्यवस्था का फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए उसको लेकर एक सुझाव दिया है। जानिए वो सुझाव क्या है, क्योंकि देश के तमाम ऐसे और बड़े मंदिर हैं जहां पर इससे ज्यादा चढ़ावा आता है, लेकिन वहां चंदे में चोरी नहीं होती है। सुनिए सुझाव क्या है। मंदिरों से आने वाली जो आवक है, जो धन वहां आता है, जिस क्षेत्र में जो मंदिर है उस क्षेत्र के विकास कार्यों में मंदिरों के धन का उपयोग करना चाहिए। सरकार को मंदिरों के धन का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है, न होना चाहिए। सरकार धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारे मंदिर का संचालन सरकार के द्वारा कैसे हो सकता है? फिर होता है तो मस्जिद का क्यों नहीं होता है, गिरजाघर का क्यों नहीं होता है, किसी गुरुद्वारे का क्यों नहीं होता है? केवल हिंदुओं के साथ ही यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अब इस पूरे मामले में गबन की पुष्टि जैसे दावे सामने आने के बाद अब तक पुलिस में औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। यही तथ्य पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बता रहा है। लेकिन चढ़ावे में चोरी या आस्था पर चोट है और श्रद्धालुओं का विश्वास टूटा है, और यह विश्वास तभी वापस लौटेगा जब एक निष्पक्ष जांच होगी। न्यूज काउंटर में अब आगे बढ़ते हैं और खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खबर आपको चौंकाएगी, लेकिन कहानी थोड़ी फिल्मी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आईवीएफ सेंटर की इतनी बड़ी धोखाधड़ी, सोचिए, आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली और धोखाधड़ी की जा रही है। मेडिकल जगत को यह खबर शर्मसार करने वाली है, क्योंकि ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने देश के हर माता पिता के होश उड़ा दिए हैं। गुरुग्राम की एक आलीशान सोसाइटी में रहने वाले एक रसूखदार कपल राहुल राठौर और उनकी पत्नी मीनू राठौर ने दिल्ली के एक आईवीएफ सेंटर पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित कपल का दावा है कि इस महा घोटाले को दबाने और उनका मुंह बंद रखने के लिए अस्पताल प्रशासन ने उन्हें करोड़ों रुपए और सेरोगेसी का ऑफर दिया था। कपल का सीधा आरोप है कि आईवीएफ की आड़ में इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चलाया जा रहा है। लोग 2025 में आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाया था। एससीआई आईवीएफ हॉस्पिटल ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में है, एम ब्लॉक मार्केट में, और वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट हुआ था, आईवीएफ ट्रीटमेंट। और हमारी जो डिलीवरी हुई है, बच्चों की डिलीवरी हुई है, वो मैक्स हॉस्पिटल द्वारिका में हुई है। अब जब बच्चे हुए सर, जो छोटा बच्चा था वो बिल्कुल था क्या, मतलब जो छोटा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, उसके जो नैन नक्श जो मिल रहे थे वो हमसे नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से आप लगा के चलिए डाउट हुआ। फैमिली ने मुझे बोला कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। जब डीएनए टेस्ट करवाया, दोनों बच्चों का दोनों पेरेंट्स के साथ हुआ, और जो रिपोर्ट्स थी सर वो बिल्कुल ही, उसने तो लगा के चलिए हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन ही छीन ली थी। आप लगा के चलिए, ना तो मदर के साथ डीएनए मैच कर रहा था, ना फादर के साथ। अब आईवीएफ में धांधली का पूरा सच क्या है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कपल ने 2024 में आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू करवाया था। नवंबर 2026 में द्वारका के एक निजी अस्पताल में मीनू ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। घर में खुशियां तो आई, लेकिन वक्त बीतने के साथ
कपल ने गौर किया कि दोनों बच्चियों की शक्ल और सूरत, नैन नक्श परिवार के किसी सदस्य, माता पिता से भी नहीं मिल रहे हैं, रत्ती भर नहीं मिल रहे हैं। शक होने पर दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया गया। बच्चियों का डीएनए माता पिता से मैच ही नहीं किया। अब आईवीएफ सेंटर ने उन पर ही आरोप लगा दिए हैं। पीएमओ, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और पुलिस में अब इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई है। 2 महीने बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, लिहाजा साकेत कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। आईवीएफ सेंटर ने इस बदले उस पेरेंट्स को जिसको ये पता ही नहीं कि जो उनकी गोद में खेलने वाला बच्चा किसका है, अब उसको मामले को दबाने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर देने का आरोप है। अब देखिए, यह खबर चौंकाती है, हैरान करती है और आखिरकार इतने बड़े मामले के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। अब देखिए, खबर को बदलने जा रहे हैं न्यूज काउंटर में। और खबर क्या है? पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने ऑप्शनल फ्यूल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। एथेनॉल 100% भविष्य की यह शक्ति है या फिर एक बड़ी चुनौती, यह सबसे बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने 100% एथेनॉल फ्यूल को हरी झंडी दे दी है। अब पेट्रोल के साथ एथेनॉल की ब्लेंडिंग नहीं, मतलब उसको मिक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी और 100% एथेनॉल से चलने लगेगी। सरकार को लगता है कि एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले किफायती और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर सकता है। भारत अभी अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से क्रूड ऑयल खरीदकर पूरा करता है, जिससे देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। अब 100% एथेनॉल के आ जाने से न सिर्फ आम जनता को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी, बल्कि भारत का भारी भरकम ईंधन आयात बिल भी काफी हद तक कम होने की संभावना है। अब लेकिन एथेनॉल क्या होता है, यह जान लीजिए। इसको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह एक तरह का अल्कोहल होता है जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ता होता है और इसका एक तरह से निर्माण जो होता है, जिसको पैदा किया जाता है, यह देश में ही होता है और इसको जो डिस्टिलरीज है वहां पर बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल से प्रदूषण कम होने का आकलन और अंदाजा है। रिसर्च ये कहती है। एथेनॉल कैसे बनता है ये भी जानिए, ये आपको बताने जा रहे हैं। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है, लेकिन स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल जैसे मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी हुई सब्जियों से भी एथेनॉल को तैयार किया जाता है। E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल के उपयोग की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल पर आखिरकार साइन कर दिया। इससे देश में प्योर एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है। आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे, तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। तो सरकार की मंशा यह है कि पेट्रोल पर आपकी निर्भरता कम हो और इसके अलावा आपकी जेब पर भी बोझ कम पड़े। अब यह जानिए कि 100% एथेनॉल को सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर क्या तैयारी की गई है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगले 2 महीनों में बाजार में नई गाड़ियां आएंगी। जो अब गाड़ियां बन रही हैं वो 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च करने की कंपनियों की तैयारी है। देश भर में E100 पेट्रोल पंप का नेटवर्क सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल बड़े शहरों में एथेनॉल पंप शुरू किए जा रहे हैं। 2027 तक E100 पंप की संख्या को बढ़ाकर 5000 करने का सरकार का लक्ष्य है और इसके जरिए आपकी जो जेब पर बोझ पड़ता है पेट्रोल खरीदने पर, उसको कम करने का ये लक्ष्य सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं। बात अब आर्थिक राजधानी मुंबई की करने जा रहे हैं। मुंबई से आज एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी एक्ट्रेस, सोचिए 120 मिनट की मिस्ट्री है ये। कौन है ये एक्ट्रेस जिसने आज सुसाइड कर लिया? टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने सोमवार को सुसाइड कर लिया। वो सिर्फ 22 साल की थी। उनका शव सीलिंग फैन से लटकता हुआ मिला है। पुलिस के मुताबिक संचिता अपने माता पिता और बहन के साथ मुंबई के नाला सुपारा में रहती थी। घटना के समय वो घर पर अकेली थी और पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है, जिससे सुसाइड के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
पुलिस अब मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है और उस हालात का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से यह पूरी घटना घटी है। परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बयान फिलहाल दर्ज किए जा रहे हैं। अब संचिता की मौत से ठीक कुछ घंटों पहले ही उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक रील पोस्ट की गई थी। वीडियो में एक्ट्रेस डफली वाले डफली बजा गाने पर लिप सिंक करती नजर आ रही थी। तो मुंबई की इस दुखद खबर के बाद न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद।